साथियों नमस्कार, मैं हूं ललित व्यास पांडे और आप देख रहे हैं ललित की गणित शिक्षा एवं साहित्य यूट्यूब चैनल, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं, समीक्षा करते हैं देश और दुनिया में चल रहे सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दे की सत्यात्मक तथ्यात्मक एक सार्थक समीक्षा। और उस समीक्षा के तहत अभी हम लोग बात कर रहे हैं, पिछले वीडियो में आपने जानकारी देखी है तालिबान की। पिछले वीडियो में आपने देखा है कि तालिबान का किस प्रकार से उदय हुआ, तालिबान की अवधारणा क्या है, तालिबान का सामाजिक प्रतिबंध क्या है, तालिबान किस प्रकार से कहीं भी शासन करता है। आज उसी का दूसरा हिस्सा लेकर के आपके बीच में मैं उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि इस जानकारी के बाद आपकी जो तथ्यात्मक जानकारी है वो काफी पुख्ता और ठोस हो जाएगी और साथ ही प्रतियोगी छात्रों के लिए भी इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं तालिबान जैसे संगठनों के उदय में अमेरिका एवं रूस जैसे ताकतवर देशों की क्या भूमिका है। कैसे अमेरिका एवं रूस जैसे ताकतवर देश अपने निजी स्वार्थ, अपने निजी हितों के लिए छोटे छोटे देशों में गृह युद्ध छिड़वाते हैं। कैसे वहां छोटे छोटे कबायली इलाकों में तालिबान जैसे संगठनों को पैदा करते हैं, कैसे उनकी सहायता करते हैं और कैसे जब वो उनसे स्वयं ही जूझने लगते हैं, स्वयं ही उसमें फंस जाते हैं, तो कैसे उनको उन्हीं की हालात में छोड़कर रुखसत हो जाते हैं। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इन ताकतवर देशों की जो अपने आप को सिद्ध करने के लिए, एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। साथियों, उन्हीं का एक उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण है तालिबान। तालिबान को समझने के लिए साथियों आपको अफगानिस्तान के इतिहास में जाकर के झांकना होगा। साथियों, जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि 20 साल तक अफगानिस्तान में अमेरिका ने लगातार जंग लड़ी, वहीं वर्तमान में अमेरिकी सेना पूरी तरह वहां से रुखसत हो चुकी है। साथियों, इन 20 वर्षों में तथाकथित अमेरिकी सेना ने वहां पर यानी कि अफगानिस्तान पर 61 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 20 साल पहले जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में पहुंची थी तब भी वहां तालिबान का ही राज था और आज फिर जहां पर अमेरिका की आखिरी टुकड़ी तक वहां से रुखसत हो चुकी है, अभी भी तालिबान वहां पर फिर से काबिज हो चुका है, स्थापित हो चुका है। वही तालिबान जिसे अपने फायदे के लिए कभी खुद अमेरिका ने ही तैयार किया था, पैदा किया था। आइए समझते हैं पूरी हकीकत, पूरे तथ्यों के साथ कि किस प्रकार से अमेरिका और रूस ने मिलकर के तालिबान जैसे आतंकी संगठनों को पनाह दी, आतंकी संगठनों का जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया और आज वही तालिबान उसी अमेरिका के लिए भस्मासुर बन बैठा है। ये कोई पहली बार नहीं है कि जब अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर देशों ने किसी दूसरे देश के निजी मामलों में हस्तक्षेप करके वहां की कमजोरियों का फायदा उठा करके वहां गृह युद्ध जैसे हालात पैदा किए हैं। इससे पहले भी कई मर्तबा इस प्रकार की कहानियां घटित हो चुकी हैं। साथियों, आज अफगानिस्तान वर्तमान परिदृश्य बिल्कुल वैसे ही है जैसे 23 वर्ष पहले 1998 में थी। आज एक बार फिर अफगानिस्तान झुलस रहा है। ऐसा मंजर कि देख करके पूरी तरह से दिल दहल जाए। साथियों, पूरे 20 साल तक अमेरिका ने खुद को अफगानिस्तान में झोंक दिया और लगातार जंग लड़ी। इस 20 साल में करीब 61 लाख करोड़ रुपए उसने अफगानिस्तान पर खर्च कर दिया। इन 20 सालों में करीब 3.5 लाख अफगानी सैनिकों की ट्रेनिंग दी, उन पर हथियार और उन पर गोले बारूद और उनकी पूरी व्यवस्था अमेरिका ने अपने फंड से किया। साथ ही इन 20 साल के दावे जो अमेरिका ने इन 20 साल में अफगानिस्तान में विकास के दावे किए, उन तमाम विकास के दावों को तालिबान ने महज 10 दिनों में काफूर कर दिया, ढेर कर दिया। करीब 70,000 तालिबानी लड़ाके 3.5 लाख अफगानी फौजों पर भारी पड़े और उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए। ये वही 3.5 लाख अफगानी सैनिक हैं जिनकी ट्रेनिंग का दावा अमेरिका करता आया है। अमेरिका ने इन्हीं सैनिकों पर अपने हथियार, गोले बारूद, मिसाइलें और यहां तक कि 61 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। साथियों, इस प्रकार तालिबान ने अफगानिस्तान में 1998 की कहानी 2021 में फिर से दोहरा दी है। साथियों, तालिबान फिर से वापस आ गया है।
पर सवाल यह उठता है कि आखिर 20 वर्षों तक तालिबान कहां था, किस प्रकार से खामोशी से वह एक बार फिर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय कर पाया है। सवाल यह उठता है कि अमेरिका द्वारा दी गई ट्रेनिंग के नाम पर लाखों करोड़ रुपए जो खर्च किए गए, आखिर वो कहां विलुप्त हो गए, आखिर वो क्यों राख के ढेर के समान हो गए। आखिर अमेरिकी फौज अफगानियों को उनके इस हालात पर छोड़कर क्यों वापस चली गई, आखिर क्यों उसने रणछोड़ दास की भूमिका निभाई। तो साथियों, इस पूरे परिदृश्य को समझने के लिए हमें एक बार फिर अफगानिस्तान के 101 साल पुराने इतिहास में जाना होगा। उन ऐतिहासिक पन्नों को टटोलना होगा। बात 1919 की है, जब अफगानिस्तान अंग्रेजों की गुलामी से पूरी तरह आजाद हो चुका था। आजादी के बाद अफगानिस्तान में राजशाही शुरू हुई और शाह परिवार की राजशाही अगले 54 वर्षों तक चलती रही। अफगान के आखिरी राजा मोहम्मद जाहिद शाह 1973 में बीमार पड़े और वो इलाज के लिए इटली चले गए। उनके इटली जाते ही उन्हीं के सेनापति दाऊद खान ने तख्ता पलट कर दिया और खुद को अफगान का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। दाऊद खान ने आवाम से वादा किया था कि वो नया संविधान लागू करेगा, नए कानून बनाएगा और बहुत सारी सहूलियत अफगानी नागरिकों को देगा। लेकिन 1977 में दाऊद खान ने संविधान के नाम पर केवल सिंगल पार्टी सिस्टम ही कायम कर दी, जिसका वह अकेले ही हकदार था और जिस वजह से वह लंबे समय तक राज कर सके, इस वजह से उसने सिंगल पार्टी सिस्टम को वहां पर जबरदस्ती अफगानी लोगों के ऊपर थोप दिया। जनता द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया और इसके परिणाम स्वरूप अफगानिस्तान में 1978 में सौर क्रांति नाम से एक आंदोलन शुरू हुआ। सौर क्रांति के नाम से आंदोलन प्रारंभ हुआ। साथियों, इस क्रांति की अगुवाई नूर मोहम्मद तारिकी ने की, जिन्हें जनता का पूर्ण समर्थन मिला, जिस वजह से यह क्रांति पूर्ण रूप से सफल रही और दाऊद खान को कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब अफगानिस्तान को नए शासक के रूप में नूर मोहम्मद तारिकी राष्ट्रपति के पद पर स्वीकार कर लिए गए। साथियों, हम आपको बता दें, नूर मोहम्मद तारिकी ही आधिकारिक रूप से अफगानिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। नूर मोहम्मद तारिकी तब के यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ रूस के बेहद करीब माने जाते थे। सोवियत संघ तब एक कम्युनिस्ट देश हुआ करता था। कम्युनिस्ट का मतलब है जो किसी भी धर्म को विशेष वरीयता नहीं देता। कम्युनिस्ट किसी भी धर्म का पालन नहीं करता है, यानी वह धार्मिक गतिविधियों से दूर रहता है। उस वक्त सोवियत संघ को कम्युनिस्ट देश माना जाता था। सोवियत संघ की मदद से नूर मोहम्मद ने पहली बार अफगानिस्तान में आधुनिकीकरण स्थापित करने की कोशिश की और आधुनिकीकरण के नाम पर स्कूल, कॉलेज और कारखाने शुरू किए गए। वहां की महिलाओं और लड़कियों पर लगी पाबंदियां कम कर दी गई या हटा दी गई। साथ ही लड़कियों के तालीम पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। लड़कियों को भी स्कूल, कॉलेज पूरी तरह से खोल दिए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, सामाजिक सुधार और एकरूपता के नाम पर तारिकी सरकार ने अमीरों की संपत्ति गरीबों में बांटनी शुरू कर दी और वहां एकरूपता बनाने का प्रयत्न करने लगा। इतनी उदारवादी नीति बहुत सारे अफगानी कबाइलों को मंजूर नहीं। साथ ही तारिकी सरकार का यह आधुनिकीकरण और महिलाओं को अत्यंत छूट देना वहां के जनता और वहां के नागरिकों को स्वीकार नहीं थी। धीरे धीरे वहां विरोध शुरू होने लगा। बहुत से अफगानी कबीलों को यह बात बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। इसे वे इस्लाम धर्म के खिलाफ समझते थे और इसी के बाद से मजहब के नाम पर नूर मोहम्मद तारिकी का विरोध तेजी से शुरू हो गया। यह वो दौर था जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वार चल रहा था। कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध चल रहा था और ये दोनों ही देश अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ में लगे हुए थे। नूर मोहम्मद का इस्तेमाल कर सोवियत संघ अफगानिस्तान में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, अपनी पैठ लगातार बना रहा था। ठीक उसी समय अमेरिका अपने आधुनिकीकरण के नीति के नाम पर ईरान में अपनी पैठ बना रहा था। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के बढ़ते दबदबे को अमेरिका पचा नहीं पा रहा था। वो भी इस मौके का फायदा उठाना चाहता था और अफगानिस्तान में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहता था।
अब समझिए, सोवियत संघ के दबदबे को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था, क्योंकि दो ताकतवर देश हैं, दोनों ताकतवर देशों में अपना ईगो सेटिस्फैक्शन, ईगो टकरा रहा था, दोनों ही देशों को अपना अपना ईगो सेटिस्फाई करना था। तो तारीकी सरकार का विरोध करने वाले कबीलों को, अमेरिका ने तारीकी सरकार का विरोध करने वाले कबीलों को भड़काना शुरू किया, मजहब के नाम पर उनको भड़काना शुरू किया और वहां पर जाकर के योजनाबद्ध तरीके से अपनी पैठ बनाने की कोशिश करने लगा। इस काम को अंजाम देने के लिए अमेरिका ने CIA की मदद से तारीकी सरकार के विदेश मंत्री हफीजुद्दीन अमीन को अपनी ओर मिला लिया और अब उसकी आड़ में अमेरिका ने तारीकी सरकार के खिलाफ मुस्लिम आवाम को मजहब के नाम पर और अधिक भड़काना शुरू किया और उनको तारीकी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। विरोध बढ़ाने के लिए अमेरिका ने अमीन को आगे कर दिया और अफगानी लोगों को आंदोलित करने के लिए प्रेरित करने लगा। उन्हें इतना ज्यादा उकसाया कि अफगानी लोग मुजाहिदीन बनने लगे। अब समझिए मुजाहिदीन क्या होता है। मुजाहिदीन वे लोग होते हैं जो कट्टरवादी मजहब की रक्षा करने के लिए, अपनी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपने कट्टरवादिता धर्म को साबित करने के लिए, उसकी सत्ता स्थापित करने के लिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। यही लोग मुजाहिदीन कहलाते हैं। ये भावनात्मक रूप से इस तरह से जुड़े होते हैं कि इसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एक बात आपको समझना होगा कि मुजाहिदीन की नींव किसने डाली थी। अब आपको एक बात समझना होगा कि इस मुजाहिदीन की नींव किसने डाली थी। ये मुजाहिदीन भी बहुत ज्यादा परेशान किया था आगे चल के। समझिए, इस मुजाहिदीन की नींव अमेरिका ने डाली थी। अमेरिका ने अपने फायदे के लिए उसे फलने फूलने में खूब प्रेरित किया, उसे खूब उकसाया, इतना उकसाया कि बहुत सारे कबायली मुजाहिदीन बनने लगे थे। अब आपको बता दें कि मुजाहिदीन को खड़ा करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की भी मदद ली और बहुत सारे मुजाहिदीन लड़ाकों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए भेजना शुरू किया। और मुजाहिदीनों की ट्रेनिंग के लिए जितने भी फंड की जरूरत थी वो अमेरिका मुहैया करा रहा था। समझिएगा, मुजाहिदीन की ट्रेनिंग के लिए फंड कौन मुहैया करा रहा था? अमेरिका मुहैया करा रहा था। पाकिस्तान में मुजाहिदीन लड़ाकों की ट्रेनिंग की जाने लगी। यहां तक कि अमेरिका ने न सिर्फ गोले बारूद और हथियारों का जखीरा मुजाहिदीनों को प्रोवाइड कराया, बल्कि मिसाइलें भी मुजाहिदीनों को उपलब्ध कराई। अमेरिका ने मुजाहिदीनों को मिसाइलें भी मुहैया कराई और इसी दौरान तारीकी सरकार को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब को भी मजहब के नाम पर उकसाकर अपनी ओर मिला लिया कि तारीकी सरकार इस्लाम धर्म के खिलाफ काम कर रही है और वहां पर इस्लाम को वो मान्यता नहीं दे रही है। साथियों, इसी बात को लेकर अमेरिका सऊदी अरब के लोगों और सऊदी अरब की सरकार को भी उकसाने लगा और सोवियत संघ की भूमिका पर भी वह प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगा। उसने अमेरिका ने और अमेरिकी सहायताकर्ताओं ने, अमेरिका को जितने लोगों ने समर्थन किया था, अमेरिकी समर्थनकर्ताओं ने तारीकी सरकार के खिलाफ और सोवियत संघ रूस के खिलाफ सऊदी अरब में भी धर्म और मजहब के नाम पर लोगों को उकसाना शुरू किया, जिसकी वजह से भारी संख्या में सऊदी अरब के लोग भी मुजाहिदीन बनकर अफगानिस्तान में तारीकी सरकार और सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने और मरने के लिए तैयार हो गए। उन्हें इतना उकसाया गया, उन्हें इतना प्रेरित किया गया। उन्हीं में से एक व्यक्ति था जो सऊदी अरब से आया था, वो उसका नाम था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन, वही ओसामा बिन लादेन जिसने अमेरिका के नाक में दम कर दिया था और बाद में अमेरिका को स्टिंग ऑपरेशन करके ओसामा बिन लादेन को मारना पड़ा था। एयर स्ट्राइक करके ओसामा बिन लादेन को मारना पड़ा था। ओसामा बिन लादेन से संबंधित एक स्पेशल वीडियो में आपको अलग से बना के दूंगा, किस प्रकार से ओसामा बिन लादेन अमेरिका के लिए भस्मासुर साबित हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर भारी संख्या में अफगानी कबीले के अलावा वहां के तालिब यानी छात्र संगठन भी मुजाहिदीन बनने लगे थे और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे थे। किसके खिलाफ? तारीक सरकार के खिलाफ एवं सोवियत संघ के खिलाफ।
बहुत ज्यादा छात्र संघों को भी भड़काया जाने लगा था। छात्रों को अफगानिस्तान में तालिब कहा जाता है, समझिएगा। बहुत सारे छात्र संगठन भी मुजाहिदीन बनने लगे थे। उन्हीं में से एक तालिब छात्र था उमर, जो इस छात्र आंदोलन में सबसे आगे था। बढ़ते विरोध को देखते हुए तारिक को सोवियत संघ जाकर वहां के राजनेताओं से सलाह मशवरा करना पड़ा। सोवियत संघ ने इन हालातों का ध्यान रखते हुए, इन तमाम हालातों को समझते हुए तारिक सरकार को यह सुझाव दिया कि आप आधुनिकीकरण के नाम पर जो भी सुधार कर रहे हैं उनको कुछ दिनों के लिए आप स्थगित कर दें, कुछ दिनों के लिए आप शांति बनाएं, और साथ ही आपके जो विदेश मंत्री हैं हफीजुद्दीन अमीन वो CIA से मिल चुके हैं, इस वजह से आप उनको उनके पद से हटा दीजिए। यह खबर विदेश मंत्री हफीजुद्दीन अमीन को पहले ही लग चुकी थी कि अब उन्हें अपने पद गंवाने पड़ सकते हैं, अपने पद से रुखसत होना पड़ सकता है। तो पहले ही उन्हें सारी फील्डिंग बना ली थी, और जैसे ही सोवियत संघ से तारिक अपने परिवार के साथ काबुल में लैंड करते हैं, एयरपोर्ट पर ही उनके पूरे परिवार के साथ उस विदेश मंत्री ने, जिसका नाम था हफीजुद्दीन अमीन, उसने उनकी हत्या करवा दी। उनकी हत्या करवाने के बाद वह राष्ट्रपति बन बैठा, और एक बार फिर अफगानिस्तान में हफीजुद्दीन अमीन के नाम का एक व्यक्ति, एक क्रिमिनल व्यक्ति वहां का हुक्मरान बन बैठा। साथियों, नूर मोहम्मद तारिकी की हत्या से बौखलाए सोवियत संघ ने 25 दिसंबर 1989 को अपनी थल सेना के साथ अफगानिस्तान में हमला कर दिया। सोवियत संघ की सेना ने काबुल में घुसकर हफीजुद्दीन अमीन को मार डाला, समाप्त कर दिया। अफगानिस्तानियों पर रूसी हमले का फायदा अमेरिका को हुआ। उसने अफगानियों को इतना ज्यादा भड़काया और उन्हें मुजाहिदीन बनने के लिए प्रेरित करना तेजी से शुरू कर दिया। इस पूरे काम के लिए अमेरिका ने हथियार, रुपए, पैसे, ट्रेनिंग के साथ मुजाहिदीन को मिसाइलें तक भी दे डाली। रूस ने अफगानिस्तान पर हमला तो कर दिया था, पर वहां के पहाड़ी पथरीले इलाकों में रूसी सेना ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। एयरफोर्स भी रूस की ज्यादा मदद नहीं कर पा रही थी। इधर मुजाहिदीन अपने पूरे जोश से, पूरे दम से लड़। साथियों, आखिर 10 साल की लंबी लड़ाई के बाद 15 फरवरी 1989 को रूसी सेना अफगान को उसके उसी हाल पर छोड़कर वापस लौट गई और पीछे छोड़ गई एक कठपुतली सी सरकार। रूसी सेना के पीछे हटने के बाद मुजाहिदीन आपस में ही लड़ने मरने लगे और कई गुटों में बंट गए। इसी प्रकार अफगानिस्तान में आपस में ही गृह युद्ध छिड़ गया, और इस गृह युद्ध के जिम्मेदार कौन थे? सोवियत संघ, रूस, और एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। धीरे धीरे छोटे छोटे गुट खत्म होते चले गए, और जो गुट ताकतवर बनकर उभरा वह गुट था अफगानिस्तान तालिबों का, यानी अफगानिस्तानी छात्रों का गुट था, जिसे तालिबान कहा जाता था। यही है वो तालिबान, यही वो गुट है जो छात्रों का एक संगठन हुआ करता था। छोटे छोटे सभी गुट समाप्त हो गए और एक गुट बचा, और ये सबसे ताकतवर गुट था। यही गुट आगे चलकर तालिबान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वही आज वहां पर शासन कर रहा है। और इसमें भी जो सबसे प्रमुखता से जो नाम उभर कर सामने आया, वो रूसी सेना से सीधा टक्कर लेने वाला तालिब यानी कि छात्र था, जिसने रूसी सेना से डायरेक्ट टक्कर लेते समय अपनी दाईं आंख गंवा दी थी। और रूसी सेना के वापस से आने के बाद वो लंबे समय तक अफगानिस्तान के किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने लगा था। इस वजह से उसे मुल्ला कहा जाने लगा था। साथियों, यह मुल्ला उमर वही मुल्ला उमर है, वही तालिब है जो छात्र संगठन का सबसे उभरता हुआ बच्चा था, सबसे उभरता हुआ लड़का था, जिसका नाम था तालिब उमर, जो अब मुल्ला उमर बन चुका था। साथियों, ये वही मुल्ला उमर है जिसने तालिबान को जन्म दिया। साथियों, ये वही मुल्ला उमर है जिसने पहली बार तालिबान को 1998 में अफगानिस्तान के लिए सत्तारूढ़ किया। ये वही मुल्ला उमर है जो अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन का सबसे वफादार साथी था। साथियों, ये वही मुल्ला उमर है जिस पर अमेरिका ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। साथियों, ये वही मुल्ला उमर है जो 2013 में मर चुका है, लेकिन तालिबान 2021 में फिर जिंदा हो चुका है, और अब और बड़ी ताकत के साथ
और अब और बड़ी जोर शोर के साथ वह खड़ा हो चुका है, जो पूरी दुनिया में नाक में दम कर चुका है, पूरी दुनिया के लिए प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। लेकिन दुनिया का कोई भी देश, यहां तक कि यूएनओ भी उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा पा रहा है, कोई भी देश खुलकर उसका विरोध नहीं कर पा रहा है। सोचिए, इतनी ताकत से तालिबान वापस आया है। साथियों, अंततः बात यह है कि सोवियत संघ को हराने के लिए अमेरिका ने पहले मुजाहिदीन की खेप तैयार की, उसके बाद उसे सशक्त बनाया, उसे ट्रेनिंग मुहैया कराई, उस पर फंड खर्च किए, उसके बाद अपनी जिद को पूरा करने के लिए अमेरिका ने तालिबान जैसे संगठनों को पनाह दी, तालिबान जैसे संगठनों को जन्म दिया और उनकी भी उसने भरपूर मदद की, भरपूर ट्रेनिंग कराई। अंत में वही मुजाहिदीन और वही तालिबान अमेरिका के लिए गले की हड्डी साबित हुए और भस्मासुर का रोल अदा करने लगे। फिर अपनी जिद में तालिबान को पैदा करने के बाद जब वह मुजाहिदीन और तालिबानों से परेशान हो गया तो 20 वर्षों तक अफगानी पहाड़ों पत्थरों की उसने खाक छानी और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन पर हजारों सैनिकों को गवाया, 61 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, पर यह सब बेकार हो गया। आखिर 20 साल बाद अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी और खाली हाथ उसे वापस लौटना पड़ा। आज फिर जबकि अमेरिका की आखिरी टुकड़ी वापस जा चुकी है, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन स्थापित हो चुका है। साथियों, इस तालिबान के खिलाफ पूरे कम्युनिटी में, पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी देश हैं, यूएनओ के जितने भी देश हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार का अध्यादेश जारी नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का एक्शन रिलीज नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर जो आपका यूएनओ है, जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। कहीं ना कहीं एक बार फिर उसकी भूमिका कटघरे में खड़ी होती है। ये कोई पहली बार नहीं है जब यूएनओ के संगठनात्मक और संरचनात्मक बात पर प्रश्न चिन्ह उठा हो या उंगली उठी हो। इससे पहले भी कई मर्तबा उस पर यह प्रश्न चिन्ह उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि इसके लिए जो उसके स्थायी सदस्य हैं, जो स्थायी ताकतवर सदस्य हैं, उनको वीटो पावर प्राप्त है और वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके किसी भी प्रकार के एक्शन पर, किसी भी प्रकार के अध्यादेश पर रोक लगा सकते हैं। तो साथियों, किसी और वीडियो में हम यूएनओ की लचीलेपन, यूएनओ की ताकत, यूएनओ के सिद्धांत और यूएनओ के मजबूरियों पर बातचीत करेंगे। उम्मीद है तालिबान से संबंधित, तालिबान जैसे ज्वलंत मुद्दे से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको ठीक लगी होगी, आपको तथ्यात्मक और समीक्षात्मक लगी होगी। इस वजह से, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में यह एक प्रश्न चिन्ह है, आप स्वीकार करो या नहीं स्वीकार करो, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हमें, हमारे पूरे समाज को यह जानना चाहिए कि आखिर ऐसे संगठनों को पैदा कौन करता है, हमारी विश्वसनीयता कितनी होनी चाहिए ऐसे ताकतवर देशों से, हम कितने चौकन्ने रहें, कितने सशक्त रहें। तो साथियों, आप लोग इसी प्रकार अच्छे, रोचक और जानकारी से भरपूर वीडियो के लिए बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। आपके सुझाव से हमें और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है, हमारा मनोबल स्ट्रांग होता है। इसी प्रकार और रोचक और अच्छी जानकारी लेकर के हम आपके बीच में आते रहेंगे। अगला वीडियो बहुत ही जल्दी YouTube पर रिलीज हो जाएगा। इस वीडियो को प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।